सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड परिवहन विभाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने आईएसबीटी से BS6 मॉडल की 130 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही अब उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसें शामिल हो गई हैं। इससे प्रदेशवासियों को आने जाने में सुविधा होगी। वहीं परिवहन विभाग ने सीएम धामी का आभार भी जताया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नए मॉडल के 130 बसें शामिल होने से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नए मॉडल के तकनीक वाली बसों से सुविधाएं बेहतर होंगी और जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने दीपावली पर चालकों और परिचालकों को प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया। परिवहन विभाग ये अपने 130 बसों को एक बड़ी सौगात के तौर पर देख रहा है। ये जो हमारा मुनाफा प्रारंभ हुआ है, जो घाटे से हम उबर रहे हैं, उस गति को कम भी नहीं करेगा, रोकेगा भी नहीं, और विकास की जो रफ्तार है उस रफ्तार को बढ़ाने में जहां हमारे परिवहन निगम के सभी अधिकारीगण काम करेंगे, हमारे कर्मचारी काम करेंगे, उन सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि राज्य के जितने भी हमारे संस्थान हैं, मेरा मानना है कि वो संस्थान निश्चित रूप से राज्य की प्रगति में उनका योगदान कहीं न कहीं सुनिश्चित होना चाहिए। उन सभी को लगना चाहिए कि हम राज्य की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुख से शब्द निकले थे उस समय, वो शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसको बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा और हम उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सेक्टरों में आज हम देश के चुनिंदा प्रमुख राज्यों में हमारा नाम आ रहा है। मैं अगर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करूं, जो नीति आयोग भारत सरकार के प्रतिवर्ष आंकड़े आते हैं, इंडिकेटर जारी होता है, उस इंडिकेटर में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, ये हम सब लोगों के लिए जहां बड़ा प्रोत्साहन है, वहीं हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि जो स्थान हमारा पहले नंबर पर आ गया है उसको हम बनाए रखें। और उसके लिए हमको कठिन परिश्रम करना होगा। जिन जिन विभागों में, जिन जिन सेक्टरों में हमने अच्छा काम किया है, वहां पर हमको स्थिरता के साथ और आगे बढ़ना होगा। और जहां हमारा प्रदर्शन, हमारे परिणाम उतने अच्छे नहीं आए हैं, वहां हमको अच्छे परिणाम लाने होंगे। इसलिए हम सबको एक में होकर काम करना होगा। आज मैं ईज ऑफ डूइंग की बात करूं, उसमें भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप के क्षेत्र में जहां हम अचीवर्स की श्रेणी में होते थे, आज हम वहीं पर लीडर्स की श्रेणी में आ गए। अच्छा निवेश जहां हो रहा है, उन राज्यों की भी प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारे राज्य का स्थान आया है। बेरोजगारी कम होने वाले राज्यों में भी 4.4% की हमारी जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। इसके साथ साथ जीएसडीपी में 1.3% गुना की जो है हमारी वृद्धि हुई है, यानी कि 33% हमारी जीएसडीपी बढ़ी है। आज हम हर क्षेत्र में, आप कहीं भी जाते होंगे, मैं भी देश दुनिया में अनेक स्थानों पर गया हूं, आज हमारे उत्तराखंड के जो यहाँ के प्रवासी हैं, उन सभी प्रवासियों को भी गर्व होता है कि हिमालय का हमारा राज्य, हमारा पैतृक राज्य, हमारे पूर्वजों का राज्य, वो राज्य तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। उस लाइन में, उस कतार में हमारे राज्य का नाम आ रहा है। वह भी गौरवान्वित होते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग प्रयास कर रहे हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार निरंतर प्रयास करते हुए निगम की, राज्य की जो बढ़ोतरी है, उसका मुनाफा है, राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण भी कराया गया है। इसके साथ ही 14 स्थानों पर स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थान पर आईएसबीटी में ही बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हम जल्द ही
अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों का भी समावेश करेंगे। हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों, चालकों, परिचालकों की समस्याओं से भी भली भांति परिचित है। अभी मुझे जहां हमारे परिवहन निगम से जुड़े हुए सभी हमारे जो यूनियन है, उन सभी यूनियन के लोगों ने मेरा स्वागत भी किया। साथ में मुझे अपने पत्र भी दिए हैं। निश्चित रूप से हम उनके पत्रों का भी आकलन करेंगे। साथ ही हमने डीए में चाहे बढ़ोतरी करनी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। हाल ही में हमने इस दीपावली के अवसर पर अपनी सेवाएं देने वाले चालकों, परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी फैसला किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी और जहां हम सफल हो रहे हैं, आज 130 बसें हम अपने बेड़े में जोड़ रहे हैं, वहीं हमको बसों में या हमारे जितने भी बस स्टैंड हैं, रोडवेज के बस अड्डे हैं, नए ISBT हैं, उन सभी में जैसे चमोली जी ने कुछ आपके समक्ष बातें रखी हैं, उन बातों को हमको जरूर ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी अच्छी हम सेवा देंगे उतना ही लोगों के बीच में हमारे प्रति लोगों का एक अच्छा भाव बनेगा। और ये जिम्मेदारी हम सबकी है, विशेषकर हमारे विभाग की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इसको पूरा करेंगे। अंत में मैं आज 130 बसों को राज्य को समर्पित करते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पूरे प्रदेश के लोगों के लिए ये सेवा इस प्रकार की हो कि सभी परिवहन सेवा का अवश्य प्रयोग करें। और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम योगी वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश भर के करीब 70,000 संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। सीएम योगी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित भव्य समारोह में छात्रवृत्ति योजना का उद्घाटन करने पहुंचे। सरकार ने 50% से अधिक अंक पाने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इस ऊर्जा के साथ आज प्लावित हो सके, इस देश से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था। कुल 300, 25 करोड़ की आबादी है। मैं आश्चर्यचकित करता था, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जब प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा की भी मान्यता प्राप्त होती थी, तब नेपाल और देश के अलग अलग जगहों के छात्र काशी में भी, गोरखपुर में भी अध्ययन करने के लिए आते थे। सन 2001 में उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद बनी और परिषद को मान्यता नहीं मिली, लेकिन छात्रों का प्रवेश होता रहा। कभी प्रयास नहीं हो पाया कि इस संस्कृत परिषद को हम मान्यता दिला पाए। मैंने जब एक बार छात्रों की संख्या के बारे में पूछा कि वे संस्कृत से छात्र क्यों भाग रहे हैं, पता लगा कि मान्यता न होने के कारण बाहर के बच्चे अब आने से कतराते हैं।
हम लोगों ने मान्यता बहाल करवाई। आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद में भी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की मान्यता पहले से थी और यह देश का प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय है। अपनी एक लंबी यात्रा इस संस्कृत संस्थान ने आगे लेकर के चला है, बढ़ा है, गौरवशाली परंपरा के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन संस्कृत परिषद को मान्यता तब मिल पाई जब हम लोगों की सरकार 2017 में आई और आज उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद को भी मान्यता है। अब मैं देखता हूं छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी, लेकिन एक उपेक्षा का भाव जो देखने को मिला था। और आज इसीलिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं कि अभी तो हम लोगों ने यहां पे संस्कृत के बच्चों के लिए, मैं आश्चर्यचकित था, पहले तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, उसमें भी आय सीमा जोड़ दी गई। तो हम लोगों ने कहा नहीं, संस्कृत के साथ जुड़ने वाले हर छात्र को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और आज जिस स्कॉलरशिप को हम लोगों ने वितरण कार्य प्रारंभ किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पहले यह अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। दीपावली के ठीक पहले यानी कल तक इन 69,195 छात्रों के अकाउंट में ये धनराशि उनके अकाउंट में कल पहुंच जाएगी। बैंक खुलते ही ये अकाउंट में पहुंचेगी। लेकिन ये संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संस्कृत के बच्चे हैं, प्रथमा से लेकर के आचार्य तक, इन सब के फॉर्म भरवाने हैं, सबको ये स्कॉलरशिप उपलब्ध करवानी है। इसके लिए हर संस्थान को लगना पड़ेगा, अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में चलने वाली डबल इंजन सरकार की भारतीय संस्कृति के प्रति, आपके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और उस अवसर पर इस छात्रवृत्ति को आपको समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। पूर्व विधायक मनोज रावत को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पर्यवेक्षकों ने सर्वे के बाद हाईकमान को नामों का पैनल भेजा था। कांग्रेस हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर फाइनल मोहर लगा दी है। 20 नवंबर को केदारनाथ में उपचुनाव है। एचएनएन ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया था और ये बताया था कि प्रबल दावेदारों में यहां पर जिस तरीके से मनोज रावत हैं और उनको ही पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, और इस बात पर मोहर लग भी गई। पर्यवेक्षकों ने सर्वे के बाद हाईकमान को जिन नामों को भेजा, उस पैनल में हाईकमान ने मनोज रावत के नाम पर मोहर लगा दी है। तो ये इंतजार था, क्योंकि 29 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और ऐसे में अब ये ऐलान हो गया है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। मनोज रावत पर ही कांग्रेस ने यहां पर विश्वास जताया है, उनके नाम पर मोहर लग गई है। हमारे संवाददाता अरुण सरीफ ऑनलाइन पर है, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अरुण, प्रत्याशी का ऐलान हो गया है, किस तरीके से इसे देखा जा सकता है? हालांकि ये माना ही जा रहा था कि मनोज रावत वहां पर प्रबल दावेदार हैं, लेकिन प्रत्याशी के ऐलान को लेकर किस तरीके की चर्चाएं भी कांग्रेस और उधर भाजपा की तरफ भी शुरू हो गई हैं? जी रवि, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। पूर्व विधायक मनोज रावत को कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार मनोज रावत का नाम चर्चाओं में चल रहा था और ये माना जा रहा था कि प्रबल दावेदार जो है मनोज रावत, वो शुरू से ही माने जा रहे थे। जिस तरीके से पर्यवेक्षकों को भी जो है नियुक्ति की गई और उसके बाद जो पहले पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई थी, उसके बाद फिर 2 पर्यवेक्षक और जोड़े गए, तो तभी और भी ज्यादा साफ हो चुका था कि जब गणेश गोदियाल को पर्यवेक्षक बनाया गया और उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में रखा गया, तो क्योंकि गणेश गोदियाल शुरू से ही मनोज रावत के पक्ष में थे कि मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया जाए केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए, तो ऐसे में
कांग्रेस हाईकमान ने मनोज रावत को वहां से प्रत्याशी अपना बनाया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आगे किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है, किस तरीके की रणनीति आगे कांग्रेस पार्टी की रहती है। और जो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर लगातार तमाम गुटबाजी देखने को मिल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि अंतर्द्वंद भी है और ऐसे में बगावत भी हो सकती है। तो ऐसे में अब इस सब को लेकर संशय के बादल छट चुके हैं और ऐसे मनोज रावत को जो प्रत्याशी बनाया गया, आगे किस तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाती है और किस तरीके से पार्टी वहां पर चुनाव लड़ती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है आने वाले ये इसमें महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका। तीसरी खबर का रुख करते हैं। कानपुर में जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया और कार में उसकी हत्या कर दी। फिर शव को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफना दिया। शनिवार को जिम ट्रेनर विमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पूछताछ में जिम ट्रेनर ने यह पूरा खुलासा किया है और हत्या की बात कबूल की है। जिम ट्रेनर ने बताया कि 24 जून को ही उसकी हत्या कर दी गई थी। शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया गया था। यह सुनते ही हड़कंप मच गया। पुलिस रात में ही डीएम परिसर पहुंच गई और आरोपी की निशानदेही पर गेट के पास खुदाई कराई तो महिला का कंकाल बरामद हुआ। मृतक का पति राहुल गुप्ता ने शव की शिनाख्त की है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार दृश्यम फिल्म देखी थी और यही वजह है कि उसने लाश को डीएम कैंपस में दफनाया ताकि कभी किसी को शक न हो। 4 महीने से पुलिस ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। शनिवार को पुलिस ने आरोपी की लोकेशन मॉल रोड कानपुर मिली तो पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर दिया। थाने में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो विमल ने डीएम कंपाउंड में लाश दफनाने की बात कबूल की। 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है और एक फिल्म देखकर उसी तरीके से किसी वारदात को अंजाम देना, आप पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि इसके पीछे जो मुख्य कारण थे वो क्या रहे और किस तरीके से पुलिस अपनी आगे कार्रवाई कर रही है। जी रवि, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को शायद ये फिल्म याद होगी, दृश्यम, जिसमें अजय देवगन हीरो थे और उन्होंने किस तरीके से अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या करके, जिन लोगों ने जो उसके आरोपी थे उन लोगों की हत्या करके और किस तरीके से उसने उस लाश को दफनाया था। तो लगभग 13 बार जो है इस आरोपी ने, विमल ने जो है उस फिल्म को देखा और फिल्म को देखने के बाद जो है उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। हम आपको बता दें कि एकता जो जाती थी ग्रीन पार्क में जिम, जहां पर वो ट्रेनर था वहां पर, और अगर हम उस जिम की बात करें तो उस जिम में वीवीआईपी लोग जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर जाते हैं जो वहां अंदर जाके जिम करते हैं, तो वो भी वहीं पे जिम करने जाती थी और इसी दौरान जो है उन दोनों की नजदीकियां हो गई। जबकि ये एक बड़े कारोबारी की पत्नी है, उसके बावजूद इनके जो है उनसे नजदीकी कुछ संबंध हो जाते हैं और संबंध हो जाने के बाद जो है उस दिन जब ये
बात की जा रही है 24 तारीख की, जब ये वहां जिम गई और जिम से बाहर निकली, वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ था। और कैद होने के बाद फिर ये जाके, क्योंकि जैसा कि पुलिस ने बताया कि दोनों के मैसेज एक्सचेंज हुए थे, उसके बाद ये बाहर निकली और बाहर निकल के गई। वो विमल पहले से ही गाड़ी में इंतजार कर रहा था, वो इसको गाड़ी में बैठालता है और गाड़ी में बैठाल के ले जाता है। और उसी बीच में इन लोगों की कहासुनी होती है, क्योंकि विमल की जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि उसका तिलक हो गया था और तिलक हो जाने के बाद जो है ये काफी नाराज चल रही थी। इसी बात को लेके जो है बहस होती है और बहस होने के बाद जो है जिम ट्रेनर उसी गाड़ी के अंदर ही पहले एक मुक्का मारता है और मुक्का मारने के बाद जैसा उसका कहना है कि वो बेहोश हो जाती है और फिर देखता है तो उसके मौत हो चुकी होती है। तो मौत हो जाने के बाद अगर हम बात करें तो उसने, क्योंकि दृश्यम फिल्म को कई बार देखा था, तो उसको डीएम कंपाउंड से ज्यादा सुरक्षित स्थान कोई नहीं मिला, क्योंकि उसका कहना था कि वहां पर किसी को शक नहीं होगा और ना ही वहां पर कोई जाएगा ढूंढने के लिए। डीएम कंपाउंड में जाता है, वहां पर जो है गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के जो है उसको वहां पे गाड़ देता है, दफना के वहां से वो गायब हो जाता है। और गायब हो जाने के बाद अगर हम पुलिस की थ्योरी पे बात करें तो पुलिस जो है पहले इसको प्रेम प्रसंग का मामला मान रही थी और मानते हुए उसकी जांच कर रही थी। और उसका कहना था कि दोनों लोग ही फरार थे, क्योंकि विमल भी नहीं मिल रहा था और ना ही एकता की कोई कहीं पर भी सूचना मिल रही थी। जी। पहले पुलिस इस और पूरी अपनी तफ्तीश करती है, लेकिन अगर हम बात करें तो एकता के पति जो कारोबारी हैं वो बराबर जो है पुलिस के पास जा रहे थे और जाने के बाद जो है वो बार बार पुलिस से कह रहे थे कि इसकी जांच करी जाए और मेरी पत्नी को ढूंढा जाए, जैसा पुलिस सोच रही है ऐसा नहीं है। वो बार बार ये पुलिस से कहते रहे। आखिरकार जो है पुलिस फिर इस पीछे लगती है, पुलिस जो है कई जगहों पर इसकी तलाश करती है। आखिरकार उसकी जब लोकेशन जो है कल देर रात कानपुर की मिलती है तब उसको पकड़ते हैं, लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि अरेस्ट हो जाने के बावजूद भी पुलिस की पूछताछ में उसने पहले पुलिस को कई तरीके की बातें बताई। पहले उसने बताया कि हमने गंगा में ले जाकर शव को फेंक दिया। पुलिस ने वहां पूरी तलाश कराती है, तो वहां भी कोई तलाश में कुछ भी सबूत नहीं मिलते हैं। फिर वो कहता है एक सन्नाटी जगह पे, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है उसके साथ तब वो बताता है कि हमने डीएम कंपाउंड में उसका शव को दफनाया है। पर जैसे ही ये पता चलता है तो आनन फानन में पुलिस में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन पुलिस वहां पहुंचती है, 2 फीट ही गड्ढे की खुदाई होती है, जिसके बाद बहुत बदबू आने लगती है। तो उसके बाद पूरी खुदाई होती है, शव बरामद होता है। बाल और हड्डियों को जो है वो उसके पोस्टमार्टम के लिए, जांच के लिए भेज दिया गया है। पति को बुलाया जाता है। पति जो है उसके ट्रैक सूट पे जो स्टिकर लगा था उससे पहचान करता है कि ये मेरी ही पत्नी है। तब उसकी पहचान होती है कि हाँ ये उसकी पत्नी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जिम ट्रेनर ने इस हत्या को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद फरार हुआ और पुलिस ने 4 महीने लगा दिए इस मामले को सुलझाने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, विस्तार से जानकारी दी आपने। वाकई में हैरान हतप्रभ करने वाली एक खबर थी। बहुत शुक्रिया इब्ने हसन आपका।